हम सभी भारतवासियों की एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो भी हमारे बारे में इतिहास लिख दिया, हम उसी को अपना इतिहास मान बैठे हैं और उसी को सत्यता के आधार पर पूरे विश्व में प्रमाणित करते हैं। और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के ही कुछ बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग इसी बात को सत्य मानते हैं और इसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ पेश करके इसे प्रमाणित भी करते हैं और ये कहते हैं कि आर्य हमारे देश के मूल निवासी नहीं है, आर्य बाहर से आए थे, यूरोप से आए थे। और आर्य और अनार्य के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद पैदा कर दिया गया है कि दक्षिण भारत में श्री राम का पुतला जलाया जाने लगा। और आज भी इस बात का फायदा उठा करके राजनीतिक पार्टियां रामायण की प्रतिलिपियां तक जला रही हैं। इतना ज़्यादा अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति के ऊपर अपनी छाप छोड़ दी है कि हम लोग सही और गलत का निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। सही और गलत के बीच में क्या फर्क है, क्या विश्वास होना चाहिए, सब कुछ खो दिए हैं। और इसी तरह से अंग्रेजों ने आज हमें ये बता दिया कि असली आर्य अंग्रेज हैं, शुद्ध आर्य अंग्रेज हैं, जो कि यूरोप से आए थे, बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे। अच्छा, अंग्रेज इस बात को मानते हैं कि प्रभु श्री राम आर्य थे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द आया कहाँ से और आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आर्य शब्द जो है ये एक प्रकार का गुणवाचक शब्द है, ना कि जातिवाचक। आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य देखिए कहा किसे जाता है, आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य को लेकर के आज भी बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है। देखिए, आर्य का मतलब यह होता है कि जो सभ्य हो, जो सत्यता के मार्ग पे चलने वाला हो, उसे आर्य कहा जाता है। और जो असत्य का मार्ग अपनाता हो, जो झूठ बोलता हो, जो अत्याचारी हो, जो क्रूर हो, जो निर्दयी हो, उसे अनार्य कहा जाता है। यानी कि जो गलत कार्य करने वाला है उसे अनार्य कहा गया है और जो सही कार्य करता है, जो सभ्य है, उसे आर्य कहा जाता है। यानी कि आर्य एक प्रकार का गुणवाचक शब्द है, न कि जातिवाचक। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आर्य शब्द का जो संबोधन है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ना, वो सभ्यता के लिए है, शिष्टाचार के लिए है और जो सत्यता के मार्ग पे चलने वाला है ना, उसी के लिए यह संबोधित किया जाता है कि हे आर्य पुत्र या हे आर्य, आप अनार्य जैसा कार्य मत करिए। जैसा कि उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो महाभारत में पांडवों को आर्य कहा गया है, आर्य पुत्र कह करके संबोधित किया गया है, और वहीं पे कौरवों को अनार्य कहा गया है, जबकि दोनों एक ही वंश के हैं। यानी कि यह बात ये प्रमाणित करता है कि आर्य शब्द जो है वो एक प्रकार से संबोधन है, उपाधि है, न कि जाति है। इसलिए हमारे देश में आर्य जो है सभ्य लोगों को कहा गया है, असभ्य लोगों को अनार्य ही कहा गया है। और रह गई बात ये आया कहां से, तो देखिए, सबसे पहले जो आर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हमारे ऋग्वेद से हुई। और ऋग्वेद की खासियत ये है कि मानव जाति का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में आर्यों की चर्चा की गई है और यहाँ तक कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना भी आर्यों ने ही की थी। और उसी समय से ही हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा है। जैसे कि आज भी हमारे घरों में पूजा पाठ में ये श्लोक बोला जाता है कि जम्बी द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे अमुक निवासे अमुक मंडले इत्यादि के नाम से हम लोग संकल्प लेते हैं। उस समय से हमारे देश का नाम आर्यावर्त रहा है। तो अब बताइए कि अंग्रेजों का इतिहास क्या रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह ये लिखता है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत पर किसी विदेशी ने कभी कोई आक्रमण ही नहीं किया और ना ही यहाँ पे आकर के कोई बस्ती बसाई। यानी कि 326 ईसा पूर्व मेगस्थनीज ने यह लिखा कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत पर किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया। तब आर्य कहां से आए? और आज मेगस्थनीज के 2500 साल बाद अंग्रेजों ने कैसे खोज निकाला कि आर्य बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे, जबकि अंग्रेजों का खुद का अपना इतिहास भी 2500 साल का नहीं है। और आज अंग्रेज कह रहे हैं
आर्य बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो दोस्त, आर्यों पे चर्चा के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।